इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्य सचिव आयुक्त पर टीएमसी का बहुत बड़ा आरोप सामने आया। चुनाव आयुक्त ने कहा कि गेट आउट डेरेक ओब्रायन का ये बड़ा बयान, मीटिंग के दौरान हमसे बदतमीजी की गई है। डेरेक ओब्रायन की तरफ से ये बड़ा बयान। एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए डेलीगेशन पहुंचा हुआ था। 90 लाख नाम काटने की शिकायत करने गए हुए थे और टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने आज दिल्ली में चुनाव आयोग के समक्ष अपनी नाराजगी व्यक्त की है। सांसद का आरोप है कि आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सीसी ने उनसे केवल 7 मिनट में बैठक खत्म कर जाने के लिए कहा है। डेरेक ओब्रायन ने बताया है कि आज हम मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने के लिए पहुंचे। सुबह तकरीबन 10:02 पे वो पहुंचे और 10:07 पे वो बैठक जो है वो खत्म हो गई। जब हमने उनसे पूछा कि आप अधिकारियों के तबादले कैसे कर रहे हैं और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कैसे करवाएंगे, तो उन्होंने कहा यहाँ से चले जाओ। जो मैंने आज देखा वो शर्मनाक है। सांसद ने आगे चुनौती दी है कि चुनाव आयोग वीडियो का ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी करे जिससे स्पष्ट हो सके कि बैठक में वास्तव में क्या हुआ। डेरेक ओब्रायन ने यह भी कहा कि हमारे एक सहयोगी ने उन्हें भारत के एकमात्र सीईसी होने पर बधाई दी, जिन पर लोकसभा और राज्यसभा से भी हटाने के नोटिस आए हैं। इस मुद्दे पर आज सभी समान विचारधारा वाले विपक्षी दल शाम 4 से 4:30 बजे के आसपास ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो एक तरफ चुनाव और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल को फतेह करने के लिए तमाम कोशिशें पार्टी की तरफ से, और इसी कड़ी में टीएमसी की तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया गया है। और आपको बताते चले कि बाकायदा यहाँ पर इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने के लिए टीएमसी का एक डेलीगेशन पहुंचा हुआ, लेकिन ये आरोप लगाया गया कि डेलीगेशन से बदसलूकी की गई है, बदतमीजी इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है। और यही कारण है कि टीएमसी जो है बार बार इलेक्शन कमीशन को भी घेर रहा है। आपको बता दें कि वोटर लिस्ट से नाम हटे हैं, 91 लाख नाम हटाए गए हैं। इसी को लेकर बार बार टीएमसी जो है वो सवाल खड़े कर रही है। जाहिर तौर पर टीएमसी को आपत्ति है कि इतने नाम अचानक से कैसे हट गए। सवाल जवाब करने के लिए एक डेलीगेशन टीएमसी का इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ और सिर्फ महज 7 मिनट टीएमसी की डेलीगेशन से बातचीत की है और उस 7 मिनट में कोई भी तर्क नहीं दिया गया। यही नाराजगी जो है टीएमसी की तरफ से रही भी है। टीएमसी का साफ तौर पर कहना है कि बदसलूकी की गई और हमें कह दिया गया है कि आप यहां से जा सकते हैं। गेट आउट तक हमें कह दिया गया है। साथ ही ये भी कहना है कि डेलीगेशन की तरफ से ये भी पूछा गया कि आखिर अब किस तरीके से चुनाव करवाया जाएगा शांतिपूर्ण ढंग से, क्या तैयारी है इलेक्शन कमीशन को लेकर, इस पर भी कोई जवाब नहीं आया है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त पर टीएमसी ने यह बड़ा आरोप लगाया है। चुनाव आयुक्त ने कहा कि गेट आउट डेरेक ओब्रायन, मीटिंग के दौरान हमसे बदतमीजी हुई है, ये भी कहा गया। डेरेक ओब्रायन की तरफ से एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए पहुंचा हुआ था ये पूरा डेलीगेशन, जिसमें 90 लाख नाम काटने की शिकायत करने गए हुए थे टीएमसी। और ऐसे में ये डेलीगेशन है वो बाकायदा इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने के लिए पहुंचता है, लेकिन वहां से निराशा हाथ लगती है। सहयोगी आंचल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। आंचल, टीएमसी का एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन के समक्ष पहुंचता है, कई सवाल के जवाब तलाश रहा था, लेकिन बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जब जब चुनाव आते हैं तब तब विपक्ष के जो दल है वो चुनाव आयोग का रुख अपनाते हैं। अगर उनको कोई भी शिकायत होती है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर 90 लाख से अधिक वोटर्स के नाम काटे जाने की शिकायत जो है वो थी टीएमसी को, उसके बाद से लगातार वो चुनाव आयोग का रुख कर रहे थे। और इसी में देखिए आज सांसद डेरेक जो है वो गए हुए थे अपने सहयोगी सांसदों के साथ चुनाव आयोग का। उनका आरोप है कि पहले तो देखिए उनको समय देने में ही आनाकानी की जा रही थी, लेकिन जब समय दिया गया उसके बाद 7 मिनट के भीतर ही उनको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यानी कि उन्होंने बदतमीजी का आरोप जो है वो यहाँ पर लगाया है। हालांकि देखिए जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं वो टीएमसी की तरफ से कहे या फिर इसके अलावा विपक्ष के अन्य दलों की तरफ से कहे, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग और खास करके ज्ञानेन्द्र जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम करे। इस तरीके के आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से डेरेक ने बताया है, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने उनको जो है वो खरी खोटी सुनाई है सार्वजनिक तौर पर, और ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप जो है वो जरूर लगाए हैं। अब ये देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया। अच्छा, खबर ये भी निकल कर सामने आ रही है कि विपक्षी दल अब एकजुट नजर आ रहा है। 4 से 4:30 बजे के आसपास संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। बिल्कुल, विपक्षी दल एकजुट नजर आ रहा है, क्योंकि चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, सभी लोग चुनाव आयोग के ऊपर कहीं ना कहीं उनके रवैये की वजह से हावी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग एक सप्ताह सरकार से जरूर प्रभावित होकर जो है इस तरीके के काम कर रहा है। हालांकि अभी देखना होगा
कि आगे विपक्ष का क्या कुछ रुख रहता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से जो है सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, इसके अलावा चाहे हम डीएमके की बात करें या फिर बात की जाए टीएमसी की, हर कोई जो है आरोप लगा रहा है। अब ये देखना होगा कि चुनाव आयोग अपने आप को इस पूरे मामले को लेकर क्या को सफाई देता हुआ नजर आता है, क्योंकि मामला सीधे तौर पर देखिए बदतमीजी का भी यहाँ पर टीएमसी की तरफ से लगाया गया है। बिल्कुल आचार्य, ये कि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी टीएमसी की तरफ से इलेक्शन कमीशन के कार्यशैली पर सवाल या निशान खड़े किए गए। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से बतौर तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और नामांकन दाखिल करने से पहले सीएम ममता ने पैदल मार्च भी किया। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मैं लोगों से अपील करती हूं कि न सिर्फ भवानीपुर में बल्कि बंगाल की सभी 294 सीटों पर वो टीएमसी की जीत सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मुझे सचमुच बहुत दुख है कि एसआईआर के दौरान बंगाल की वोटर लिस्ट से इतने सारे नाम को हटा दिए गए हैं, तो वही इस सीट से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो नामांकन दाखिल करने के लिए ममता बनर्जी पहुंची, उससे पहले उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें टीएमसी की तरफ से भारी तादाद में कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे, समर्थक मौजूद थे। बेहद दिलचस्प पश्चिम बंगाल का ये पूरा मुकाबला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से नामांकन दाखिल करती हुई नजर आई और इस बीच राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल भी तेज हो चुकी है। बाकायदा उन्होंने पैदल मार्च किया, जनता के बीच गई, अपने पक्ष में और पार्टी को जिताने के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करते हुए भी नजर आई है। उनकी तस्वीर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता की भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही है और ऐसे में उन्होंने इसी सीट से नामांकन दाखिल किया है। हैट्रिक लगाने की पूरी कोशिश। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर सीट से चुनावी मैदान में है। मुकाबला बेहद दिलचस्प है। भवानीपुर सीट को फतेह करने के लिए पार्टियों की तरफ से तमाम जद्दोजहद की जा रही है। इसी कड़ी में आज ममता बनर्जी की तरफ से नामांकन दाखिल किया गया। खबर कानपुर से है। कानपुर किडनी कांड में आरोपी परवेज सैफी अरेस्ट हो चुका है। आपको बता दें कि डॉक्टर अफजल का ड्राइवर है परवेज सैफी। अफजल के साथ नोटों के ढेर पर बैठा था। नोटों के ढेर पर बैठे वीडियो भी बाकायदा सामने आया था और पारुल के ऑपरेशन के बाद मिली थी रकम। कल्याणपुर के होटल में बनाया गया था वीडियो। परवेज पर आधा से ज्यादा मुकदमे दर्ज है और आपको बता दें कि सैफी के पास से 9 लाख रुपए भी बरामद किए गए। दरअसल कानपुर किडनी ट्रांसप्लांट मामले में डॉक्टर अफजल, डॉक्टर रोहित के साथी परवेज सैफी को देर रात पुलिस ने रावतपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 10 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने उसके एक और साथी को भी हिरासत में लिया है। फिलहाल दोनों से पूछताछ हो रही है। डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी के मुताबिक परवेज सैफी डॉक्टर अफजल, डॉक्टर रोहित और एनसीआर के अन्य स्टाफ को कानपुर लाने का कार्य करता था और वो टीम को कार मुहैया करवाता था। फिलहाल ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और इस बीच अफजल के साथ नोटों के ढेर पर बैठा हुआ सैफी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उस वीडियो के आधार पर लंबे वक्त से तलाश भी थी और ऐसे में ये बड़ी सफलता पुलिस की टीम को लगी हुई है और उसके पास से 9 लाख रुपए भी बरामद किए गए। तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं और किस तरीके से यहाँ पर ये पेशेंट को लेकर आते थे, इसको लेकर आने वाले समय में और भी कई बड़े खुलासे होंगे। सहयोगी अंकित हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। अंकित, इस बीच एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। हर एक दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं, ताजा अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी परवेज सैफी को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही परवेज सैफी है जिसने पारुल के किडनी ट्रांसप्लांट के लेन देन में जो पेमेंट मिला था उसको कल्याणपुर के एक होटल में बेडों पर सजाकर अपना एक वीडियो बनाया था जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद से परवेज सैफी जो है वो रडार पे आया था। परवेज सैफी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि परवेज सैफी जो ओटी टेक्नीशियंस और डॉक्टर्स अलग अलग जिलों में या अलग अलग शहरों में जाते थे उनके लिए फर्जी नंबर्स की बुकिंग और गाड़ियां जो है वो उपलब्ध कराता था। फिलहाल जो परवेज सैफी है उससे लगातार पूछताछ जो है वो जारी है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि परवेज सैफी से पूछताछ में कई अहम खुलासे जो है वो हो सकते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर एक ऑडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल मैक्स हॉस्पिटल का नाम भी आरोपियों द्वारा जो है वो लिया जा रहा है।
है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये किडनी रैकेट के तार जो हैं वो अंतरराज्यीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल जो टीमें हैं वो लगातार इसकी जांच कर रही हैं। पूरे मामले में अभी तक पुलिस ने परवेज सैफी को मिलाकर 9 गिरफ्तारियां जो है वो कर ली हैं। अंकित, ये भी जानकारी है कि परवेज सैफी के साथ एक उसके सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया है। सहयोगी का इस पूरे मामले को लेकर क्या भूमिका रही है, इसको लेकर क्या खुलासे हो पाए अब तक? बिल्कुल, आपको बता दें कि परवेज सैफी अपने एक साथी के साथ कहीं दूसरी जगह जाने के फिराक में था और 9 लाख रुपए उसके पास से कैश बरामद हुए थे। जब वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर निकला तो पुलिस जो है वो लगातार उसको अपनी रडार पे लिए हुई थी। जैसे ही पुलिस को मौका मिला, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों लोगों से लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है। पुलिस सूत्रों की अगर बात मानी जाए तो पूरे प्रकरण में अभी अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है और कई अहम खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से परत दर परत पुलिस जब मामले की जांच कर रही है तो खुलासे हो रहे हैं। इन खुलासों में कई चौंकाने वाली चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं, जैसे कि परवेज सैफी जिसको गिरफ्तार किया गया है, इसके ऊपर मेरठ से लूट, रंगदारी जैसे कई संगीन मामले जो है वो दर्ज हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक बड़ा सिंडिकेट था जो लगातार लोगों की मानव अंगों की तस्करी का खुला कारोबार जो है वो कर रहा था। अब पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार इन लोगों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई हैं, क्योंकि इनके जो संपर्क हैं वो काफी बड़े माने जा रहे हैं। अंकित, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जैसा कि अभी आपने भी बताया कि मैक्स हॉस्पिटल का भी नाम सामने आया है, क्या आने वाले समय में और भी डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हो सकती है और भी कई परत दर परत खुलासे हो सकते हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि अगर पुलिस की बात मानी जाए तो डीसीपी काशिम आब्दी का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है। इसमें कुछ ओटी टेक्नीशियंस और डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस पूरे मामले में अभी 10 से 12 गिरफ्तारियां और हो सकती हैं, क्योंकि ये नेटवर्क जो है ये काफी बड़ा नेटवर्क था और पिछले कई सालों से कार्य कर रहा था। सबसे बड़ी चीज ये समझिए आपकी, इस पूरे मामले को खोलने के लिए एसटीएफ की जो टीमें थी वो पिछले 1 साल से लगातार उनको इनपुट मिल रहा था और कार्रवाई करने के लिए लगी हुई थी। लेकिन ये जो 50,000 का विवाद सामने आया, उसके बाद जब पुलिस के पास शिकायत पहुंची तो पुलिस इस पूरे सिंडिकेट को जो है वो तोड़ पाई। कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये जो पेशेवर मानव अंगों की तस्करी के कारोबारी थे ये इतने सातिर थे कि इनकी तलाश के लिए एसटीएफ जो है वो 1 साल से। अंकित, ये भी बताइएगा, अभी जिन 2 की गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ हो रही है, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? पूछताछ में अब तक क्या खुलासे हुए हैं? क्या दूसरे राज्यों के भी कनेक्शंस निकलकर सामने आए हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में इसके पहले भी अन्य राज्यों के कनेक्शन जो है वो निकलकर सामने आ चुके हैं, क्योंकि जो आरोपी डॉक्टर्स गिरफ्तार किए गए थे उनके पास एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो साउथ अफ्रीका की एक महिला का किडनी ट्रांसप्लांट करते हुए दिखाई दे रहे थे। और इसके पहले भी जो साउथ अफ्रीका के साथ साथ कई अन्य देश जो है उनके नाम निकलकर सामने आए हैं। फिलहाल जो टीमें हैं वो लगातार जांच कर रही हैं। बिल्कुल अंकित, लगातार इस पूरे मामले को लेकर हर एक एंगल से जांच पड़ताल जारी है, तफ्तीश का सिलसिला जारी है। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अंकित आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं, असम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। 126 सीटों पर कल वोटिंग है और कुल 2,50,54,463 मतदाता मतदान करेंगे। 722 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेगी जनता। उम्मीदवारों में 663 पुरुष हैं, 59 महिला उम्मीदवार शामिल हैं और कल जो है एक चरण में चुनाव असम में होना है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ऐसे में अब कहीं पर कोई कमी और खामी ना रह जाए, प्रशासन की तरफ से स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, ड्रोन कैमरों से निगरानी भी रखी जाएगी और कल भाग्य का फैसला उम्मीदवारों का जनता करने वाली है। तो 722 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा चुनावी मैदान में और पूरा मुकाबला बेहद दिलचस्प है। उम्मीदवारों में 663 पुरुष और 59 महिला उम्मीदवार शामिल हैं और 126 सीटों पर ये मतदान होगा। आपको बता दें कि एक ही चरण में मतदान होगा, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, सफल हो, इसको लेकर प्रशासन भी सख्त नजर आ रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं, खासतौर पर संवेदनशील इलाके जो हैं, वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, निगरानी बढ़ा दी गई है। अप्रैल को होने वाले असम विधानसभा चुनाव के लेकर सरगर्मी तेज हो चुके। चुनाव आयोग अपने सभी पुलिंग एजेंट और पुलिंग ऑफिसर के साथ ही सुरक्षा कर्मियों को अपने अपने मतदान केंद्र भेज रही है। असम के करीबन 31,490 पुलिंग स्टेशन में जो मतदान केंद्र हैं वहाँ पे पुलिंग एजेंट और पुलिंग ऑफिसर को भेज रही हैं। साथ ही 1,25,960
पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस विधानसभा चुनाव में अपने कार्यभार का दायित्वभार लिए हैं और असम विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो, इस तरह की आशा करते हुए असम चुनाव कहाँ गया है? कैसा लग रहा है? कैसा सुविधा कैसा है? ठीक है everything whatever they arrange by the district commissioner we are very satisfied with that. आप कहाँ से आए? इधर के लिए इधर के ठीक है। लेकिन सर आप कहाँ से आए? हम लोग तो शिक्षा करे हो, मैं जा रहा हूँ नाजिरा कॉन्स्टिट्यूंसी। हाँ। हाँ, हम लोग तो पोलिंग ऑफिसर्स हो ना, हम लोग सब मिलकर अब अच्छे से काम किया हो प्रशासन ने। हाँ। हम जा रहा हूँ। कैसा सुविधा कैसा है चुनाव अच्छा है और शिक्षा करे जो जिला प्रशासन ने जो काम किया है ना वो अच्छे से करे है, तो हम सोचा है तो ये अच्छे हो। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।